अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम मनोहर लोहिया चैप्टर 2 पार्ट 1 आप कल देख चुके हैं। कल की वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार फिर से देख लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है समझ आ सके। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे देती हूँ आपको कि लास्ट पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो चैप्टर हमने जो है राम मनोहर लोहिया जी की बारे में इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 2 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी, फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री चल रही थी और आधी लाइफ हिस्ट्री हम कर चुके थे और हम आ चुके थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर। कि भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया था 1942 में, तो लोहिया जी ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। तो आज हम उसी को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारी गुप्त संस्थाओं ने काम किया। गुप्त प्रेस यानी न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने बहुत सारे सामग्री उपलब्ध करवाई लोगों को आंदोलन में जागरूक करने के लिए। करो या मरो से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार पूछा भी जाता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया और किसने दिया। तो ये आप थर्ड चैप्टर में भी करेंगे जब हम गांधी जी शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी इस दौरान राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड कि जो राम मनोहर लोहिया है, इन्होंने बहुत सारे गुप्त तरीकों के माध्यम से आंदोलन को जारी रखने का प्रयास किया। जब पहली श्रेणी के नेता जैसे कि गांधी जी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तब लोहिया जी ने कहा कि किसी ना किसी प्रकार से चाहे गुप्त तरीके से ही सही आंदोलन को जारी रखा जाएगा। तो इसी में उनका सबसे पहला प्रयास था कि उन्होंने गुप्त रेडियो की स्थापना की। उषा मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस रेडियो नाम से एक गुप्त रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक किया जाता था। बच्चों, ये उषा मेहता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। और यहाँ पे कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की, ये बहुत बार एमसीक्यू भी आया है। तो ये राम मनोहर लोहिया जी ने उषा मेहता के साथ मिलकर की थी। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें इस चीज़ को। उसके बाद जो है लोहिया जी ने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए बहुत जगहों पर भ्रमण किया। वेश बदलकर, नाम बदलकर वो कई जगह पर पहुँचे। सबसे जैसे पहले कि कोलकाता पहुँचे, वहाँ पर आंदोलन को जारी रखा। फिर उसके बाद वो नेपाल चले गए, नेपाल के जंगलों में कई दिन तक रहे। और नेपाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे कोइराला बंधु, कोइराला एक सरनेम है और ये 2 भाई हुआ करते थे जिनको कोइराला बंधु कहा जाता है। इनका समर्थन प्राप्त करने के बाद इन्होंने नेपाल में भी बहुत सारा जन आंदोलन जो भारत छोड़ो के लिए खड़ा किया। उन्होंने जो है कोइराला बंधुओं ने इनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, आवास, खाने पीने का पूरा प्रबंध किया। इस तरह से भेष बदलकर आंदोलन के लिए निरंतर जागरूक कर रहे थे, परंतु 1944 में इनको बम्बई में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है इनको ज़्यादा दिन तक मुंबई में न रखा गया क्योंकि बहुत सारा युवा आक्रोश जाग उठा था लोहिया जी की गिरफ्तारी के बाद। तो ऐसे में इनको जो है लाहौर जेल में बंद कर दिया गया था। तो एमसीक्यू में पूछा गया था कि लोहिया जी को मुंबई जेल के बाद कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया, तो वो लाहौर जेल है। यहाँ पर उनके साथ बहुत सारे अमानवीय व्यवहार हुए, बहुत सारा इनको यातनाएं दी गई, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ऐसे में जो है इनका स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के बाद और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं इंक्लूडिंग गांधी जी ने दबाव डाला ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि उनको छोड़ा जाए। तो उनको फिर इसके बाद उनके स्वास्थ्य खराब होने के बाद ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया था। देखिए, इस इतना होने के बावजूद भी स्वास्थ्य जैसे ही इनका ठीक हुआ, ये फिर से आंदोलन की तरफ मुड़ गए और ये गोवा पहुँचे। गोवा पर पुर्तगाल सरकार शासन करती थी। देखिए, भारत पर ब्रिटिश शासन सरकार करती थी, लेकिन गोवा जो है, गोवा में पुर्तगाल सरकार थी। यानी पुर्तगाल कंट्री जिस तरह से भारत में ब्रिटिशर्स रूल करते थे वैसे गोवा में करते थे। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है कि गोवा में किस देश ने गुलाम कर रखा था गोवा को। और ये आपको बता दें, देखिए, भारत तो पूरा 1947 में आज़ाद हो गया है, लेकिन गोवा को आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था। ब्रिटिशर्स तो 1947 में चले गए थे, लेकिन गोवा जो है ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आता था। तो वहाँ पर जो पुर्तगाल ने गुलाम कर रखा था गोवा को, वो कंटिन्यूटी में रखते हैं। 1962 में जाकर गोवा को पुर्तगाली सरकार से आज़ाद करवाया है।
तो इस तरह से फिर से हम आते हैं लोहिया जी के गोवा आंदोलन के योगदान पर। देखिए, वो गोवा पहुंचे, पुर्तगाली सरकार ने जनता के भाषण देने, उनको इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा था, जो कि लोहिया को यूँ लगा कि जैसे निजी स्वतंत्रता पर आघात है, आम लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते, अपना भाषण भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा उन्होंने इसका विरोध किया और भाषण भी दिए। तो ऐसे में पुर्तगाली सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने जेल में ही सत्याग्रह आरंभ कर दिया। तो अंत में ये है कि विवश होना पड़ा लोहिया जी के आगे, और लोहिया जी को छोड़ना पड़ा, और गोवा सरकार ने लोगों को भाषण देने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का अधिकार भी देना पड़ा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोहिया जी के इस निस्वार्थ कार्य से गोवा वालों को एक नई प्रकार की आज़ादी प्राप्त हुई। फिर आते हैं, जैसे 1944 में गोवा आंदोलन से वो निपटे, तो 1945 में एक माउंट बेटन योजना आई थी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में रिटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माउंट बेटन लिखा हुआ है। तो दैट्स माउंट बेटन योजना, जो 1945 में आई थी। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया कि माउंट बेटन योजना कब आई थी। 1945 में आई थी। तो माउंट बेटन जो थे, उन्होंने बहुत सारे भारतीय आज़ादी को लेकर बहुत सारी बातें रखी थी। तो और उसमें कुछ ऐसा भी था कि पाकिस्तान की जो मांग थी अलग होने की, वो लगभग मान ली गई थी। तो इससे सांप्रदायिक दंगे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए थे। तो ऐसे में माउंटबेटन योजना का लोहिया जी ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक विभाजनकारी है, एक सांप्रदायिक दंगे करवाने वाली योजना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि माउंटबेटन योजना का भी उन्होंने विरोध किया भारत के जनहित में। फिर उन्होंने, देखिए, आज़ादी भारत को मिल जाती है, वहाँ पर देसी रियासतों के विलय की बात करते हैं। आपको ये पता होगा कि देसी रियासतें क्या होते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे जो रियासतें होती हैं, जो रजवाड़े होते हैं, जहाँ पर राजा रूल करते हैं। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को जो है, क्योंकि आज़ादी के बाद वो चाहते थे, उनमें से बहुत सारे रियासतें चाहती थी कि वो राजाओं के नियंत्रण में रहकर अपना अलग ही शासन करें, और ऐसी 565 रियासतें थी। तो उस टाइम के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्हें लगा कि 565 रियासतें भारत के अंदर ही अपना अलग से ही शासन चलाती रही, भारत के संविधान को वो नहीं मानेंगी, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र कहेंगी। तो ऐसे में भारत की एकता और भारत के विकास में बहुत बड़ा जो है बाधा हो सकती है। ऐसे में वो रियासतों के भारत में विलय के लिए निकल चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी प्रकार से राम मनोहर लोहिया ने भी उनका समर्थन किया कि ये जो 565 रियासतें हैं, उन्हें भारत में उनका विलय होना ही चाहिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को सरकारी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के वो बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को, पूरे देश को जोड़ सकती हैं। और अगर हमें अपना गौरवपूर्ण इतिहास पाना है तो हिंदी को ही हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। लोहिया हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर शीघ्र और अति शीघ्र भारत की सरकारी भाषा के स्तर को प्रदान करने के इच्छुक थे। उनका मानना था कि भारत में लोकतंत्र तब तक वास्तविक नहीं बन सकता है जब तक कि लोक प्रशासन अंग्रेजी माध्यम से चलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी बहुसंख्यक जनता के लिए गुप्त रहस्य है। यानी कि बहुत सारी हमारी जनता है जिनसे अंग्रेजी के बारे में पता ही नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि अंग्रेजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लोगों की, तो वो मानते थे कि ऐसे में हिंदी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। फिर है जनता से राष्ट्र निर्माण की वो अपील करते रहे हैं, अपील टू पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण में जनता की जो है भागीदारी वो निश्चित करना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण क्यों? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास ना ही तो उतनी आर्थिक स्वतंत्रता थी, ना ही उतना आर्थिक खजाना था, ना ही भारत राजनीतिक तौर पर उतना दृढ़ था। नन्हा सा एक देश था जिसे आज़ादी अभी भी मिली थी। तो उस देश का विकास कैसे हो, राष्ट्र निर्माण कैसे हो, उस देश का निर्माण कैसे हो, तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता था कि पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। लोहिया जी अपील करते हैं लोगों को कि जन साधारण जो है वो भी अपना तन मन धन से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना शुरू कर दें। उन्होंने लोगों से, जैसे कि वो एग्जाम्पल भी देते कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नहरें, कुएं, सड़क निर्माण जो आज भारत कर रहा है, वहाँ पर आम लोगों को स्वेच्छा से श्रमदान करना चाहिए, क्योंकि सरकार है, सरकार मजदूरों को रखेगी, मजदूरों को बहुत अधिक वेतन देना पड़ेगा। तो ऐसे में, और सरकार के पास इतना धन है नहीं, क्योंकि अभी अभी नया आज़ाद देश है, सरकार के पास उतनी वित्तीय व्यवस्था नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, अपना श्रमदान देना चाहिए।
और वो खुद भी इसका एक एग्जाम्पल बनते हैं। जब डॉक्टर लोहिया पनिहारी नदी जो है, पनिहारी नदी पर एक बांध बनाने में अपना श्रम योगदान देते हैं, जिसे बन जाने के बाद लोहिया सागर डैम के नाम से आज तक जाना जाता है। तो डॉक्टर लोहिया ने इस निर्माण कार्य के लिए भारत के युवाओं से विशेष तौर पर आग्रह किया था और खुद भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो लोहिया सागर डैम है कौन सी नदी पर अवस्थित है, पनिहारी नदी पर। तो ये आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद अगर बात करें तो कि आज़ादी के बाद किस तरह से जो चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोगों की समस्याएं और दुख को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वो जनवाणी दिवस के आरंभ की बात करते हैं। जैसे आज के अगर आप बात करें तो है ना, आता है सरकार आपके द्वार, जहाँ पर लोग जो हमारे चुने हुए लोग हैं, विधायक हैं, सीएम हैं, सांसद हैं, वो आम अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, अपने राज्य में के लोगों से जाकर, आम लोगों से मिलकर बात करते हैं, उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं। तो ऐसी ऐसी जो बात है वो बहुत पहले लोहिया जी ने कर दी थी कि जनवाणी दिवस आरंभ किया जाए और वहाँ पर जो जितने भी चुने हुए लोग हैं, आम लोगों द्वारा चुने हुए, वो तकलीफ़ों से परिचित होंगे उस दिन और उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से एक एमसीक्यू भी पूछा गया था कि जनवाणी दिवस का आरंभ किसने किया, तो वो ध्यान रखें। इसी तरह से किसानों की समस्याओं को जानने, उस पर चर्चा करने, उसका समाधान निकालने के लिए भी हिंद किसान पंचायत का निर्माण उन्होंने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस हिंद किसान पंचायत का निर्माण किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और आ जाता है। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया 1955 में। क्यों किया? देखिए, डॉक्टर लोहिया ने स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रजा समाजवादी दल के निर्माण में भूमिका निभाई थी 1948 में, जो कि जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने किया था। परंतु कांग्रेस के प्रति मित्रता, समझौतापूर्ण व्यवहार अपनाने के कारण वो प्रजा समाजवादी पार्टी से खुलकर उसके तरफ से काम नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें लगता था उनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा जवाबदेही है, तो वो कांग्रेस पार्टी में अपना 100% दें। इसलिए उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में भंग भी कर दिया था। 1955 में एक नए समाजवादी दल का उन्होंने निर्माण कर लिया था 1955 में ही, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो उतना काम नहीं कर पा रहे, यानी कि जिस प्रजा समाजवादी दल को उन्होंने भंग किया था जिस वजह से, उसी वजह से उन्होंने भारतीय समाजवादी दल का निर्माण कर दिया और उसके वो महासचिव बने। और कुछ समय बाद वो समाजवादी दल के अध्यक्ष भी बने। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी का निर्माण किसने किया? 1955 में राम मनोहर लोहिया ने। याद रखने वाली बात है। 12 अक्टूबर 1967 को इस महान हस्ती का दिल्ली में निधन हो गया। इसके साथ ही लोहिया जी जो है, उनके जो सिद्धांत दिए गए थे उनको हम राजनीतिक विचारों में पढ़ेंगे और भी जानेंगे कि उनका क्या क्या योगदान रहा भारतीय राजनीति में। बुक्स की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह है। सॉल्ट सत्याग्रह आपको याद हो तो उनकी थीसिस थी, पार्ट 1 में मैंने बताया था, तो उसको वो बुक के तौर पर भी आप उसको कंसिडर करेंगे। इक्विडिस्टेंट थ्योरी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये एमसीक्यू में पूछी गई है। वाइल ऑफ द हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई है। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटी, विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, द कास्ट सिस्टम टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट एंड क्लास, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वेल ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिस्ट, सॉल्ट सत्याग्रह, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे फिर हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार पढ़ेंगे। ये आपका जो है लाइफ हिस्ट्री इसमें कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी कल थर्ड वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में आपसे मिलते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।